है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर यही ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल है। सपोज मैंने बोला कि आयरन का +2 स्टेबल है, तो स्कैंडियम का +2 क्यों नहीं है? ठीक है। इफ मैंने बोला कि स्कैंडियम का +3 स्टेबल है, तो वैनेडियम का +2 क्यों स्टेबल है, उसका +3 क्यों स्टेबल नहीं है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है। जैसे हमने बोला था कि ग्रुप 16 में जाएंगे तो टॉप वाला जो होता है वो +6 में ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन बॉटम वाला जो रहेगा वो +6 में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इनर पेयर वगैरह जो सब कुछ था वो। ठीक है। हर बात का एक रीजन होता है, वो ये देखेंगे उसका रीजन ऐसा क्यों होता है। सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पे A है एंड नाउ दिस A इज कन्वर्टेड इनटू A+1। ठीक है। स्टेट कौन सा है, कहाँ पे है वो नहीं देखेंगे, डायरेक्टली अपने कंसेप्ट के हिसाब से जा रहे हैं। So A having oxidation number 0 and it is converted into A+1, oxidation number is +1. So this reaction is called as oxidation or reduction? Loss of electron, gain of electron? Loss of electron। और जहाँ पे loss of electron होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसको मैं कंसीडर करूँगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। क्या कंसीडर करूँगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। ठीक है। Now here I am writing B. B boron नहीं है, and B is converted into B+1. Here oxidation number is 0. Here oxidation number is +1. So that is oxidation reaction, and it is loss of electron. So here ionization enthalpy 1. ठीक है। क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि A और B इन दोनों में से कौन +1 में ज्यादा स्टेबल है। तो उसके लिए जो डेटा दिया हुआ ये है कि IE1 जो है A का वो होता है 120 किलो जूल। These are hypothetical reaction with hypothetical values, just to understand the concept. Similarly, B is converted into B+1 and here ionization enthalpy is 160 किलो जूल। A से A+1, B से B+1, ये रहेगा उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो एक बात ये जरूरी नहीं है कि Fe और Cu हमने कंपेयर किए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 सपोज मान लिया कि Fe का ज्यादा है, कौन सा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। So it is not necessary that कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 Fe का ही ज्यादा होगा, वो Cu का भी ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट में पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव किया था और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है। सपोज हमने बोला कि इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है वो स्टेबल स्टेट में से, लेकिन यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल स्टेट में से। तो सिंपल सी बात है ना, जिस पे अनस्टेबल स्टेट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस। लेकिन फिर ऐसा होता है कि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है कॉपर का वो स्टेबल में से सपोज बोला है, और ये अनस्टेबल में से, तो क्या होगा? इसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो एक का दूसरे के साथ। तो वो हम डिपेंड करता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका बाकी के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसके हिसाब से। इसलिए जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं ना तो IE1 को ही कंपेयर करते हैं, बाकी को कंपेयर नहीं करते हैं। हाँ, एक के IE1 को उसी के IE2 के साथ कंपेयर करेंगे और उसी के IE3 के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन इसका IE1 और उसका IE2 ये कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि किसी दो एलिमेंट का IE1 ज्यादा है, दो में से किसी एक का, तो उसी का IE2 भी ज्यादा होना चाहिए। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके। अब मैं आपको पूछता हूँ कि इनमें से कौन सा रिएक्शन इजीली होगा, A वाला या B वाला? आपको कैसे पता? एनर्जी यहाँ से इसमें कन्वर्ट करना है तो कितना खर्चा करना पड़ रहा है? 120 रुपए। यहाँ से इधर जाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है? 160 रुपए। खर्चा जहाँ पे कम होगा अब वही क्या होगा? सही है। बेल बॉटम आ रहा है तो थिएटर है N - Q। एक ने बोला है 120 रुपए टिकट है,
दूसरा बोल रहा है 160 रुपए। कहाँ जाओगे? यही देखो दोस्त कहाँ जा रहा है, किसी और के ऊपर डिपेंड करेगा वो पर्टिकुलर पर्सन कहाँ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बता है। ठीक है, देखो चलो, ए से a+1 के लिए 120 है और b से b+1 के लिए 160 है। तो रिएक्शन वही होगा ना जिसमें आपको एक खर्चा कम करना पड़े। तो पहले वाले रिएक्शन में आपको एनर्जी कम देनी पड़ रही है और दूसरे वाले रिएक्शन में आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। इसका मतलब +1 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए कंपेयर टू बी। क्लियर है? अब यहां से हम यहां जा रहे हैं तो यहां जाएंगे a+2, वहां जाएंगे a+2। वैसे हम यहां से यहां जाएंगे b+2। क्लियर है? अब a से a+2 में जाएंगे और यहाँ पे जो एनर्जी खर्च होगा इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको भी बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये 2 यहाँ से यहाँ होगा या यहाँ से यहाँ? भूल गया था। हुआ ऐसा कि यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 130 किलो जूल, 130 किलो जूल। ठीक है, तो पहले ज्यादा स्टेबल कौन था? और इसका जो है मान लेते हैं कि 30 किलो जूल है। मैंने बोला वैल्यू हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? +2 का स्टेबिलिटी देखना। ठीक है, कौन सा? a से a+2 और b से b+2, which will be more stable? b से b+2। कैसे पता चलेगा? b से b+2 में जा रहे हैं तो टोटल कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा? अरे यहाँ से सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद जाना है तो सुरेंद्रनगर से विरमगाम के लिए कितना खर्चा है और विरमगाम से अहमदाबाद के लिए। तो मैंने पूछा सुरेंद्रनगर से विरमगाम के लिए डायरेक्ट बस में इसका आप बोले कि सर पहले विरमगाम कर गए, वहां से दूसरी बस पकड़ के यहाँ चले गए तो टोटल कितना खर्चा हुआ? 190 किलो जूल। यहाँ पे यहाँ जाने के लिए कितना खर्चा हुआ? 250 किलो जूल। ठीक है, तो 0 से +2 में जाने के लिए यहाँ पे 250 रुपए खर्च करने पड़े, यहाँ पे 0 से +2 में जाने के लिए 190। तो कहाँ से जाना पसंद करोगे? इसका मतलब +1 में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा था? ए का। +2 में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? बी का। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? अरे समझा? देखो 0 से +1 में जाना है तो कितना खर्चा आ रहा है और 0 से +1 में जाना है तो 160। तो कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा जो कम खर्चे में हो रहा है? तो ये यहाँ से यहाँ भेजना है तो 120 किलो जूल एनर्जी देना होगा, इसको यहाँ भेजना है तो 160 किलो जूल। तो आप कौन सी रिएक्शन करना पसंद करोगे? ऐसी जिसमें आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है या ऐसी जिसमें एनर्जी कम देनी पड़ रही है? आपको भी लगेगा कम से कम एनर्जी खर्च करे ताकि एनर्जी सेव रहे। तो +1 में कौन ज्यादा स्टेबल है? अब a से a+2 में देखना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे एडिशन कितना हुआ? 250। यहाँ पे एडिशन कितना? 190। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है एनर्जी, यहाँ पे कम। तो +2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ACl और BCl which is more stable? ना इसमें ऑक्सीडेशन नंबर A का कितना है और B का कितना है? +2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? A। पक्का? तो कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा? इसी को ऐसा लिखा मैंने ACl2 and BCl2। पक्का? क्या मतलब डायरेक्टली आप मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते हो कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा? अब मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ACl3 और यहाँ लिखा BCl3। आपने ACl और BCl तो बता दिया, आपने ACl2 और BCl2 बता दिया क्योंकि डेटा सब कुछ दिया हुआ है। तो आप डेटा देख के बता सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैंने आगे का डेटा नहीं दिया, आपको पूछा ACl3 और BCl3 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बता पाओगे? तो आप कभी ये कंपेयर मत करना कि FeCl3 होता है तो CuCl3 क्यों नहीं होता।
कहने का मतलब ये है कि आप ये कंपेयर डायरेक्टली मत करना कि FeCl3 होता है तो CuCl3 क्यों नहीं होता है, CuCl होता है तो FeCl क्यों नहीं होता है। वो डिपेंड करता है उनके ऑक्सीडेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ये पता चलेगा कि वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या ज्यादा स्टेबल होगा। ये पूरा का पूरा जो होता है वो डिपेंड होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। किसके ऊपर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि मैंने उसके आपको बोला था टेबल देखोगा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो उसमें कुछ में लिखा था कि वो है ही नहीं, लेकिन हमने रेंज फाइंड किया था, उसमें हमने फाइंड किया था। फिर कुछ में हाईलाइट करके लिखा था, इसका मतलब दिस आर मोर स्टेबल। तो उनको कैसे पता चला मोर स्टेबल? ऐसे पता चला। तो जब उनके पास जब डेटा था IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 का, तो उस डेटा से उन्होंने कंक्लूजन करके निकाला कि वो स्टेबिलिटी ऐसा होगा। अब इसको आगे लेके जाते हैं और यहाँ लिखते हैं A+3, ठीक है, और इसको भी आगे लेके जाएंगे और लिखेंगे B+3। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा? IE3 और ये रहेगा IE3। बिना डेटा दिए आप मुझे बता सकते हो ACl3 और BCl3 में से कौन स्टेबल होगा? अब मैंने डेटा दे दिया, बोला यहाँ पे है 60 किलो जूल और यहाँ पे लिख दिया 160 किलो जूल। क्या आप बता सकते हो मुझे कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आपको बस यही कंपेयर करना होगा या पूरा? पूरा। कौन सा कंपेयर करना होगा? पूरा। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। सपोज मैंने बोला A से ACl3 बना है, क्या बोला? A से ACl3 मतलब 0 से कहां गया? +3 में। तो आपको ये पूरा काम करना है। सही है? कितना है? 3 1 0। तो यहां से यहां जाना होगा, कितना आ रहा है? 3 5 ये कितना है? 3 10। ये कितना है? कौन जीत जाएगा? कौन जीत जाएगा? पक्का। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब मैंने बोला AO is converted into A2O3, ठीक है, ये 0 से +3 में जा रहा था। दूसरा लिखा मैंने BO से लेकर B2O3, ठीक है, ये हम न्यूट्रल से बना रहे थे +3 में, इसलिए न्यूट्रल से +3 तक देखा, न्यूट्रल से +3 तक देखा। अब यहां हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 एंड दिस इज +3, दिस इज +2 एंड दिस इज +3। तो क्या यहाँ पे हमको 0 से देखना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? तो वो डिपेंड करता है आपको डेटा कहां से दिया हुआ है, पूछा किसके लिए है। क्लियर है? अब मैंने पूछा इन दोनों में से A2O3 एंड B2O3 which molecule is more stable? कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना है? 60 और इसका कितना है? तो सिंपल सी बात है, जहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा वही रिएक्शन इजीली होगा। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है उस ऑक्सीडेशन नंबर का मॉलिक्यूल, उस ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ का +3, यहाँ का +3, ये +3 ज्यादा स्टेबल है और इसीलिए उस ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड इस ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल रहेगा। समझा? कुछ दिया नहीं होगा, जितना बोला है उतना समझो। यहाँ से एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा है तो पूछो, बाद में लिखना है, पहले समझना है। FeO के एग्जांपल में आपने बताया कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो सर इसमें तो B की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एंथैल्पी कम होगा, ऐसा बोला है।
इसका मतलब उस कंपाउंड को बनाने के लिए आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो वो डेटा से पता चलेगा, वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। वो आएगा के एंथैल्पी को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। जैसे हमने देखा था कि स्कैंडियम +2 और +3 हमने दोनों निकाले थे, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में जाओ उसके हिसाब से +3 स्टेबल है, +2 नहीं है। तो हो सकता है इस रीजन की वजह से कि +2 से +3 जाने के लिए जो चेंज होगा वो इतना कम होगा कि वो +2 में ठहरना ही नहीं होगा, डायरेक्ट कहा जाता होगा। अब जैसे मैंने बोला कि ये +2 और +3 का जो डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने लिखा 5 किलो जूल सब कुछ, तो डिफरेंस बहुत कम हुआ, तो वो सीधा कहाँ भागेगा, तो +2 में हमको मिलेगा। तो ऐसा होता है, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें सिर्फ समझना है, लिखने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। जो समझा है उसी को लिखना है। लिखने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। नो इंटरनल डिस्कशन आ रहा हो। मतलब वो 1 बाय 1 जाएगा पहले, मतलब और उनमें से जिसमें सबसे कम लगेगा उसमें ज़्यादा नॉर्मल है। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज कम ज़्यादा इसलिए लिए ताकि आपको वो समझ में आ जाए। तो रियल में ऐसा होता है, IE1 से IE2 से ज़्यादा होता है और IE1 से हमेशा IE2 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को वो दिखेगा। हाँ, लेकिन ये कब होगा पता है क्या, जब कौन होता है कि इसका डिफरेंस बहुत कम है, वो सीधा आगे भाग जाएगा। ये इधर ध्यान दो, यहाँ पे भले मैंने ये वैल्यू कम ली है, लेकिन रूल्स के हिसाब से गलत है, क्योंकि 1 से हमेशा 2 ज्यादा होता है, 2 से हमेशा 3 ज्यादा होता है। यहाँ पे मैंने बोला था हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिए इसके लिए ताकि मैं आपको कंसेप्ट को समझा पाऊँ। ये रियल वैल्यूज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज। अब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हमने पढ़ा था, वो रेगुलर था या इरेगुलर था? इरेगुलर। रेगुलर मानेंगे, इरेगुलर मानेंगे? फ्लक्चुएशन है, इसका मतलब 100% रेगुलर नहीं है। तो जब 100% रेगुलर नहीं रहेगा तो हम देख के ये नहीं बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रेंड जो रहेगा वो भी
रेगुलर, मतलब सभी के सभी +3 में रहेंगे या सभी के सभी +5 में रहेंगे, ये डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, आपको बॉन हैबर साइकिल पता है? बॉन हैबर साइकिल NaCl3 पढ़ा था। Na सॉलिड से पहले Na गैस बनाया, Na गैस से फिर Na प्लस गैस बनाया, फिर उसको वाटर में ऐड किया तो Na प्लस एक्वस बन गया। ऐसे किसको किया? Cl के साथ, फिर इन दोनों को मिला दिया और इसका डेल्टा H फाइंड किया था। सही है, उसमें से हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहाँ लिखता हूँ मैं कि मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है E is present in E2 form, it is present in solid state. In which state? Solid state. अब यहाँ पे मुझे रिएक्शन करना है, इसको सेपरेट करना है, और ये बनेगा E+1 in aqueous state. ये रिएक्शन करती है, ठीक है। और इस रिएक्शन को करने के टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे डेल्टा HR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सही है, मतलब हम ये मानेंगे कि खाली प्लॉट है, उस पे घर खड़ा करना है, तो बोलेंगे घर बनाने के लिए इतना खर्चा आता है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा, पहले आपने फिर जो एक एक काम करते गए खर्चा बढ़ते गए, सिर्फ यहाँ पे होगा 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ से +1 हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज किया गेन किया, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन, और उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इतना सडनली नहीं होता जितना यहाँ पे शो किया हुआ है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो पहली बार वो आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, और दूसरी बात वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ये दोनों नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। सही है, और इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। स्टेप बाय स्टेप कर सकता था, पहले लिक्विड और फिर गैस, तो मैं कम से कम स्टेप में कन्वर्ट करने, मतलब कम से कम स्टेप्स यूज करूंगा। अब यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे, तो ये बनेगा E, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, सेपरेशन। अब ये कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। यहाँ पे +1 है तो Ig1 ही आएगा, और +2 रहेगा तो Ig2 आएगा। अब यहाँ पे जो +1 है इसका रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी पॉजिटिव होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये मत होगा रिलीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब वही होता है, तो बेकार आंसर मत देना। ओके, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन, सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी? आप में से कितने लोग ऐसे जिनको ये पता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब? ये है जड़ प्रॉब्लम। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है, सपोज ये एक आयन है, आयन, ठीक है, और ये पूरा ग्लास जो है ये पानी से भरा हुआ है, वाटर। हाइड्रेशन है तो वाटर नहीं लेना पड़ेगा, दूसरा का होता तो नॉर्मल ले सकते थे। तो पूरे ग्लास के अंदर वाटर है, और इस वाटर के अंदर मैंने इस Na+ को डाल दिया, तो ये Na+ जो है वो आयन है, और पोलर है वाटर, कौन? पोलर वाटर। तो आयन और डाइपोल, इसको बोलते हैं आयन डाइपोल।
तो Na प्लस और वाटर के बीच में फिजिकल बॉन्ड बनेगा। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, केमिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाता है और फिजिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो अभी जो बॉन्ड बन रहा है डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयन डाइपोल आयन आयन इंटरेक्शन दीज आर फिजिकल। तो अब जब Na+ को वाटर में ऐड करेंगे तो ये Na+ जो रहेगा उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल इस Na+ के साथ बॉन्ड बनाएंगे, फिजिकल बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो जब भी किसी सोल्यूट को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर इस सोल्यूट के साथ बॉन्ड बनाता है, कौन सा? फिजिकल बॉन्ड। और ये फिजिकल बॉन्ड बनाने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज करता है उस एनर्जी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? समझा? रिपीट करता हूं एक बार। जब भी किसी सोल्यूट को वाटर में ऐड करेंगे तो वो सोल्यूट इस वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा और उनके साथ फिजिकल बॉन्ड बनाएगा। जितना वो फिजिकल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा और ये जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बताया था मैंने? और हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज छोटा उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। लिखो डेफिनेशन और ये लिखो साइज के साथ रिलेशन। फिर से रिपीट नहीं करूंगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक बार दो तीन बार बोल दिया है, जो समझा है वो लिखो, नहीं समझा तो मत लिखो। ठीक है, डन। ओके है? ये कौन सा रिएक्शन है? E2 से क्या बनाया? E+1 कौन से स्टेट में? एक्वस। और यहाँ पे ये पूरा जो चेंज हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऐसे दो रिएक्शंस है। एक में हमने E2 से E+1 बनाया एक्वस और दूसरा हमारे पास है Z2, यहां से हमने बना दिया Z+1 एक्वस। ठीक है, इसके लिए डेल्टा HR जो है वो है 360 किलो जूल और इसके लिए जो डेल्टा HR है वो है 530 किलो जूल। These are oxidation reaction, reduction reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। एक सिंबल आता है E डॉट, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नहीं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाला और दूसरा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, एबिलिटी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन करने का एबिलिटी खुद का, और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है खुद का रिडक्शन करने का एबिलिटी। ओके, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है E, A is converted into A+2। हर बार ये नहीं लिखा जाएगा वो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन है,
आपको समझना होगा कैसे। यहाँ पे ए का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ए का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, लेफ्ट टू राइट है, क्या हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे जो वैल्यू दिया जाएगा वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सपोज आई एम राइटिंग E नॉट B + 2 is converted into B, समझ में आ रहा है। तो वो पोटेंशियल है, ये तो समझ में आ जाएगा। ये भी समझ में आना चाहिए वो ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन है। जो ऑक्सीडेशन का वैल्यू होता है उसका साइन चेंज करोगे तो रिडक्शन बन जाएगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है उसका साइन चेंज करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। अब E 0 से E+1 बना, Z 0 से Z+1 बना, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन इजीली अपना ऑक्सीडेशन करेगा? क्यों? अरे देखो ना, खाली प्लॉट से मकान बनाया इतना खर्चा आया, खाली प्लॉट से मकान बनाया इतना खर्चा आया। तो अलग अलग इंजीनियर ने सेम मकान बनाने के लिए अलग अलग फी स्ट्रक्चर बताया। एक ने बोला कि खाली प्लॉट से ऐसा मकान बनाने के लिए इतना खर्चा आएगा, दूसरे ने बोला खाली प्लॉट से ऐसा मकान बनाने के लिए इतना खर्चा आएगा। आप क्या करोगे? इकोनॉमिकली, फालतू के लॉजिक में लगाना है, इकोनॉमिकली सोचना है। मनी है तो सब कुछ है। तो पहला वाला जो रहेगा वो इजी होगा कंपेयर टू सेकंड, सही है ना? क्यों? अरे तो उसमें एंथैल्पी का चेंज कम है ना, मतलब आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ E और Z में से कौन खुद का ऑक्सीडेशन इजीली करेगा? E। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? अरे पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, इन दोनों में से कौन दोनों ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? कौन इजीली कर रहा है? इजीली मतलब कम खर्चे में कौन कर रहा है? इजीली का मतलब कम खर्चे में कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मतलब सिंपल सी बात है, E का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Z से समझ में आ रहा है ना? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ E इज ग्रेटर देन Z, समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसा लिखता हूँ, डेल्टा H वैल्यू ज्यादा होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है या कम होता है? अरे जिसका डेल्टा H का वैल्यू ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पे देखो ना, डेल्टा H का वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा H का वैल्यू कम है। तो जिसका डेल्टा H का वैल्यू ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझा? अरे yes or no? सिंपलेस्ट वे है। माना हम डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सब कुछ कहीं लिखा नहीं होगा, टेक्निकल कहीं पे दिखेगा भी नहीं आपको कि ऐसा करना होगा। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा H से क्या पता चलेगा? ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा कि रिडक्शन। लेकिन टेक्स्ट बुक में जो डेटा दिया जाता है वो हमेशा किसका दिया जाता है? रिडक्शन का। किसका दिया जाता है? रिडक्शन का। तो अभी से हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करेंगे। तो डेल्टा H का वैल्यू ज्यादा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, डेल्टा H का वैल्यू कम होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इट इज क्लियर? अब मुझे इन दोनों के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्स के बारे में, और इन दोनों का मुझे डेल्टा H निकालना है, डेल्टा HR। तो ये डेल्टा HR किसके ऊपर डिपेंड होगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी। सही है गलत? ठीक है। अब हमको एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे 3D है, स्कैंडियम से जिंक की तरफ, इन सब का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड देखना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? डेल्टा H का ट्रेंड देखना होगा। सही है गलत? सपोज ये डेल्टा H का ट्रेंड रेगुलर है तो रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड भी रेगुलर होगा। तो मैं कंक्लूड तो निकाल सकते हैं ना कि इधर से इधर जा रहे हैं तो डेल्टा H का वैल्यू बढ़ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं।
तो डेल्टा एच का वैल्यू कम हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है? डेल्टा एच के ऊपर। डेल्टा एच किसके ऊपर डिपेंड है? हीट के ऊपर। अब इसका ट्रेंड रेगुलर है, तो रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड भी रेगुलर है, तो हमको स्टडी करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसका ट्रेंड इरेगुलर होगा तो ये मुश्किल होगा। फिर हम ये नहीं बता पाएंगे कि जिंक और कॉपर में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सही है? अभी मैंने आपको पूछा क्लोरीन और ब्रोमीन में से किसका साइज बड़ा है? क्लोरीन और ब्रोमीन में से किसका साइज बड़ा है? क्योंकि वो हमको पता है, बल्कि होता है वो देखा, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ट्रेंड रेगुलर था, तो हमने उससे कंक्लूजन निकाल लिया कि यहाँ से जाएंगे ये होगा और इधर से इधर जाएंगे तो ये होगा। मैंने पूछा क्या के और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम किसका साइज छोटा है? तो कैल्शियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो ये डेटा हमको जो मिला है, डेटा जो मिला है वो रेगुलर पैटर्न में मिला, और जब रेगुलर पैटर्न में मिला तो हमने उससे कंक्लूजन निकाला और वो हर जगह फिट बैठ रहा है। तो इसका कंक्लूजन निकालना है, तो इसका ट्रेंड कैसा होना चाहिए? रेगुलर। और इसका ट्रेंड रेगुलर कब आएगा? जब ये सभी के सभी वैल्यूज रेगुलर ट्रेंड में हो गया, इरेगुलर रेगुलर, क्योंकि इसमें से एक में भी इरेगुलरिटी आती है, तो डेल्टा एच का वैल्यू जो रहेगा वो कैसा रहेगा? और वो वैल्यू इरेगुलर रहेगा तो डेल्टा ई जो ई डिग्री है वो कैसा रहेगा? इरेगुलर। और जैसे कि आपको पता है जब हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखा था तो इसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी थी। सही है? वैसा ही हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था, उसमें बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन इरेगुलरिटी थी। तो जब इन दोनों में इरेगुलरिटी है तो इसमें होगी, और जब इसमें होगी तो यहाँ पे होगी। और इसीलिए आप चाहे वो एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ो या पी ब्लॉक पढ़ो, जो भी डेटा होता है, क्योंकि मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया, मतलब जितना मैंने पढ़ाया, फर्स्ट कंप्लीट किया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन सेकंड जो मैंने शुरू किया था, पहले मैं वो टेबल पढ़ा था जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बाकी के प्रॉपर्टीज दिए जाते हैं, और उन सभी में एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमने देखा है कि हर बार वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होता है, मतलब एक कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, या यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक अकेले फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो इतने सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, और बीच में से एक भी फैक्टर ने गड़बड़ कर दी तो सीक्वेंस उल्टा उल्टा हो जाए। और इसीलिए अभी तक हम ये कंफर्म नहीं हो पाए कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि दो ग्रुप में मिलता है तो तीसरे ग्रुप में गड़बड़ हो जाती है। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई द सीक्वेंस एंड द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इरेगुलर। समझा? एक लाइन बतानी थी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज इरेगुलर क्यों है, ये उसके लिए एक लेक्चर। एक बात बोल के छोड़ सकता था, याद कर दो, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन है, ऐसे ही होता है केमिस्ट्री में, चलो आगे। गलत है, ऐसा नहीं है, उसका रीजन है, और रीजन ये सब कुछ है। निकालो वो टेबल 8.2, देखो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा। हाँ, उसमें दो टाइप का होगा, लेकिन एक होगा m से m+2 वाला, और दूसरा m+2 से m+3 से। मतलब मैं ऑक्सीडेशन बात कर रहा हूँ, वो रिडक्शन, क्योंकि देता तो हमेशा रिडक्शन भी आप बोला था मैंने, वो देखा तो हमेशा किस पैटर्न में? रिडक्शन में। ठीक है, क्लियर है? रेगुलर है इरेगुलर है? तो इसका मतलब वो आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि ऐसा क्यों होता है। माना इसके ऊपर क्वेश्चन भले ही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब डेटा देने के बाद कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। इनकेस कभी जाके किसी इंटरव्यू में पूछ लिया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो अनकॉमन होते हैं और जिसमें थोड़ा सा लॉजिक होता है, वो चेक करने के लिए कि इनको सही में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 8.3.5, ठीक है,
यहाँ पे जो लिखा हुआ इंग्लिश में वो m+m0 से m+2 के लिए या m+2 से m के लिए वही है। उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो m+3 से m+2 सब में कंसेप्ट वही है। वो बाजू वाला जो पेज है वहां पे डेटा भी दिया है, देखो टेबल में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 और बाद में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो वो एक सैंपल के तौर पे दिया हुआ है, उसमें सभी डेटा नहीं है, तो उसमें से कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो, पहले बोलो, फिर आपको क्या करेगा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कैलकुलेटर का आंसर तो लास्ट कॉलम का मैच ही नहीं हो रहा। तो उसमें सब डेटा नहीं दिया, मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने कम से कम स्टेप को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, तो वैसे वो डेटा दिया हुआ है, वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। जो आपको बोला था मैंने 8.3.5, वहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है 8.4 है, उसको नहीं देखना, उसके नीचे वाले इंडेक्स क्वेश्चन को देखना। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। सही है, अब देखो उन्होंने क्या बोला है, जो भी कोई एलिमेंट है रिडक्शन पोटेंशियल की बात की ऑक्सीडेशन, आपको कैसे पता चला? अब उन्होंने बोला है उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो उन्होंने दो हिंट दी है। उन्होंने बोला है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पॉजिटिव है, हाई ज्यादा है, और ये बहुत नेगेटिव है और इसका वैल्यू बहुत कम है। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा एच जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब डेल्टा एच ज्यादा होगा, और डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा रहेगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगा। तो वो क्वेश्चन हम तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब ये सब कुछ समझ में आया होगा, ओनली टेबल को देख के कुछ नहीं कर पाओगे। सही है, जो समझा है नहीं समझा कुछ काम का लगता है लिख लो 2 मिनट आपके पास। कहीं जगह डैश डैश लिखा है तो या तो वो वहां पे पॉसिबल नहीं है, या तो वो डेटा उनके पास नहीं था इसलिए उन्होंने नहीं दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे उन्होंने डैश करके छोड़ दिया है, दैट इज द रीजन। मैं वाला 2 ही मिनट है आपके पास, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो डिसाइड करना है। ठंडी लग रही है?